फोर्सेस हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। सारे फोर्सेस जो भी आप तुम पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं इनके टाइप्स होंगे, समझ रहे हो, मतलब इनकी कैटेगरीज में लाई करेंगे। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को रेफरेंस ले लेते हैं, ये अगर हमारा रेफरेंस है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने टाइम्स है? 10 to the power 25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने टाइम्स है? 10 to the power 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं तो दिस इज 10 to the power 38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, ये हम चैप्टर के दौरान देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फोर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस, और उसके स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात कर ली। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हम एक बार क्लास के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ सजेशन है तो हम एक बार क्लास के बाद बात कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस आर इंफिनिटी बट फंडामेंटल फोर्सेस आर 4। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वो इंफिनिटी है। हाँ, डिस्टेंस, देखो मैंने क्या बोला कि ये जो फोर्सेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे कि डिस्टेंस डिपेंडेंट कैसे होते हैं, इनकी अंदर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो हम चैप्टर्स के दौरान देखेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे ग्रेविटेशनल में, वीक न्यूक्लियर फोर्स देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, समझ रहे हो। अभी फिलहाल सिर्फ नाम हमने देख लिए। हाँ, ये अप्रोक्स है, बिल्कुल, दिस इज अप्रोक्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें फोर्स की, हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, समझ रहे हो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट। अब जरा देखो ध्यान से, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो सभी को पता होगा कि फोर्स जो है कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, कैन चेंज द शेप, साइज ऑफ द बॉडी, ये सभी को पता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ें तो देखो, स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज कर सकता है? स्टेट ऑफ मोशन अगर ये चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज कर सकता है? बाय चेंजिंग द वेलोसिटी, बाय चेंजिंग द वेलोसिटी, ठीक है। और शेप और साइज तो तुम्हें पता ही है, उसके बारे में हम बात नहीं करते कि वो मस्कुलर फोर्स वगैरह लगाकर हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो बाय चेंजिंग वेलोसिटी हम फोर्स के कारण मोशन की स्टेट चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर तुम वेलोसिटी के बारे में बात करो तो वेलोसिटी बनी हुई है दो चीजों से। कौन कौन सी चीज है इसके अंदर? एक स्पीड है और एक इसकी डायरेक्शन। तो अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है तो इन दोनों को चेंज कर दो, या सिर्फ स्पीड को चेंज कर दो या सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दो। तो जरा देखो ध्यान से, अगर हमारे पास मान लो दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोई पार्टिकल ऐसे इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, सपोज ये पार्टिकल जो है ये यहां मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, और इस पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स, ऐसे देखो जरा, ठीक है, इस पार्टिकल पे लग रहा है फोर्स। तो अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है
तो यहां से मैं क्या मान रहा हूं, मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन के अबाउट जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा, और इस लाइन के अबाउट जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा। तो जो एफ साइन थीटा है वो किसके अलोंग है, एफ साइन थीटा किसके अलोंग है, अलोंग दी वेलोसिटी, अलोंग दी वेलोसिटी। तो एफ साइन थीटा जो अलोंग दी वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो एफ साइन थीटा है जो अलोंग दी वेलोसिटी है इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज स्पीड, ठीक है, टू चेंज द स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एंड जो एफ कॉस थीटा है, जो एफ कॉस थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी के कैसे है, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियल, और ये कैसा लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर। सो एफ कॉस थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू वी इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, किसकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना है। तो देखो अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगा रहा है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ थी v, और अगर किसी ने फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आ रहा है और अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा आ रहा है, तो एफ साइन थीटा जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और एफ कॉस थीटा जो है जो कि परपेंडिकुलर लग रहा है वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसको नोट करेंगे जल्दी से। अभी हम चैप्टर का बेस बनाएंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा जिससे कि तुम्हारा थोड़ा बेस बन जाए। ठीक, तो याद रखना जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होते हैं वेलोसिटी के वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करते हैं ना कि मैग्नीट्यूड, और जो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के वो डायरेक्शन नहीं, वो मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, एक मिनट, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होती है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच the body resist the change of state of motion, change of state of motion। क्या होता है इनर्शिया, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी के अंदर जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोकती है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलना चाहेगी। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होता है, इनर्शिया की वजह से, समझ रहे। तो अगर हम बात करें तो इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब अगर कोई हैवी बॉडी है तो हैवी बॉडी का मोशन चेंज करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे एज कंपेयर टू लाइटर बॉडी, ठीक है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात कर लें। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरा या अच्छा, तीसरा तीन टाइप्स के इनर्शिया होते हैं, सभी को पता है। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी,
अगर कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है तो वो उसी वेलोसिटी से चलना चाहेगी, अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा। दैट इज 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो मैं ये लिखूंगा कि रिस्पॉन्सिबल टू बी कंटिन्यू इन रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में रहने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा वाला इनर्शिया होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्शिया ऑफ मोशन किस लिए होता है? रिस्पॉन्सिबल टू बी कंटिन्यू विथ सेम वेलोसिटी, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू बी कंटिन्यू, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। तो ये चीजें तुमने पहले भी देखी हुई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन तब भी हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। नोट करेंगे इसको सबको। इज इट क्वांटिटेटिव? इज इट क्वांटिटेटिव? यस, इट इज क्वांटिटेटिव। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, सो ये था एक बेसिक सा नॉलेज इनर्शिया के ऊपर, ठीक है। अब हम कुछ कॉमन डेफिनेशंस देखेंगे, सम डेफिनेशंस। पहला, सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ द बॉडीज, a collection of the bodies taken into consideration, a collection of the bodies taken into the consideration, ठीक है। या ये कह लो कि अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, अगर ये ब्लॉक है और इसमें बहुत सारी बॉडीज है, सपोज दिस इज ए बॉडी, दिस इज बी बॉडी, 2 बॉडीज है। तो अगर हम इन दोनों बॉडीज को देखें तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज, दिस इज अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज। क्योंकि हम ए और बी का मोशन पढ़ना चाहते हैं, तो हमने ए और बी को क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया हमारा, ठीक है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज जिसमें ए और बी का मोशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फॉर द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ए एंड बी, तो हम इन दोनों का एक सिस्टम बना लेंगे जिससे कि हम ए और बी के मोशन को पढ़ पाए। तो कई बार मैं क्वेश्चन में पूछूंगा कि एक सिस्टम है, मतलब सिस्टम मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ द बॉडीज जिनके मोशन को हम पढ़ रहे हैं। सेकंड चीज, सिस्टम के बाद आता है एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम के बाद आता है एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो जरा, अ फोर्स विच एक्ट ऑन द सिस्टम, which act on the system by the surrounding, मतलब outside of the system। आदमी जो है यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो आदमी है, ये जो फोर्स लगाएगा इस सिस्टम पर, ये कौन सा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल फोर्स।
अगर हम इसको सिस्टम मानते हैं तो। सो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स जो ये आदमी लगाएगा, ठीक है, यहां से। तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये सिस्टम अगर है तो सिस्टम के बाहर वाला जो आदमी है वो इसकी सराउंडिंग हो चुकी है, और सराउंडिंग से जब कोई फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। थर्ड, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है जरा देखो, फोर्स which act among the bodies of the system, of the system। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हमारा सिस्टम था, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। मान लो ये ए जो है वो बी पर इस तरफ फोर्स लगा रहा है और बी जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसको मैं इधर F1 नाम दे रहा हूं, इसको F2। तो ये जो F1 F2 फोर्सेज हैं, ये कैसे फोर्सेज हो गए, इंटरनल फोर्सेज। कैसे फोर्सेज हो गए, इंटरनल, क्योंकि सिस्टम की जो बॉडीज हैं उनके ऊपर जो आपस में फोर्स लग रहा है एक दूसरे की वजह से, उनको हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल फोर्सेस। तो दिस इज अवर सिस्टम, और सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे पर अगर फोर्स लगा रही है तो वो फोर्सेस कौन से होंगे, इंटरनल फोर्स। नोट करो इसको जल्दी से। ये चीजें और अच्छी क्लियर होती जाएंगी जब हम क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है। पर अभी फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा बस बेस बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं, बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस नहीं, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, सिंपल, अ सिंगल फोर्स which shows the effect of all other forces, all acting forces on the body। एक सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट का मतलब रिजल्ट ऑफ द फोर्सेस। तो जैसे कि हमने ये कई बार देखा है वेक्टर्स में पढ़ते वक्त, ये अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ 20 न्यूटन और यहाँ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो हम इसका रिजल्टेंट क्या बोलेंगे कि भाई इस बॉडी पर रिजल्टिंग फोर्स कितना लग रहा है, इस तरफ लग रहा है कितना, 20 माइनस 10, दिस इज अ 10 न्यूटन। सो रिजल्टिंग फोर्स जो आएगा, रिजल्टिंग फोर्स वो कितना आएगा, 10 न्यूटन, ठीक, दिस इज अ रिजल्टेंट। सो ये एक सिंगल फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट शो करता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो अकेला यही प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सा दिख रहा है, बहुत ही आसान सा, ठीक है। इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स के बाद हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस की। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस which have the resultant, कितना होता है इनका रिजल्टेंट, कितना होता है बैलेंस फोर्सेस का, जीरो। जैसे एग्जांपल अगर लो तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हो गया, यहां से 10 न्यूटन लगा दो और यहां से भी 10 न्यूटन लगा दो, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इनका, जीरो। समझ रहे हो, तो F1 अगर ये है और दिस इज F2, सो F1 एंड F2 आर दी बैलेंस्ड फोर्सेस, आर दी बैलेंस्ड फोर्सेस। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा जीरो, 10 माइनस 10। और अनबैलेंस्ड क्या हो जाता है,
अनबैलेंस्ड फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट whose रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जिनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल नहीं होता। तो एग्जांपल जैसे अभी अभी देखा था हमने, ये 20 न्यूटन लगा दिया, ये 10 न्यूटन लगा दिया, ये फोर्सेस कैसे हैं? अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको F1 नाम दे दूं और इसको F2 नाम दे दूं, तो F1 F2 कैसे हैं यहाँ पर? अनबैलेंस्ड। नोट करो जल्दी से और फिर मुझे बताओ, कोई डाउट किसी तरीके का? ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो तुम्हें बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। सिंपल है चैप्टर। इसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम is a state at which a body feels the at which the net force acting on the body equal to zero। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एफ नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एफ नेट जीरो करोगे तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मिलेगा। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी फिलहाल हम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वरना एक और होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम, वो हम रोटेशन में देखेंगे, ठीक है। अभी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लिख लो, एफ नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी हम टॉर्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी वो भी नहीं बता रहा। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो अगर if the balanced forces are acting on the body, if the balanced forces are acting on the body, then body will be in state of equilibrium, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। सिंपल सा है, होना भी चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स क्या रहता है बैलेंस फोर्सेस का? जीरो। नोट करो। हो गया? डन करके भेजो। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा चल रहा है। चलो, अब नेक्स्ट चीज आती है मोमेंटम। मोमेंटम जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ये कैसी आती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है? इट इज अ पैरामीटर, it is a parameter which decides how much force is required, या ये कहो कि हाउ मच, ठीक है, फोर्स ही लिखा, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड to change the state of its motion, ठीक है। और करके दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, it is defined as amount of motion contained by the body,
है। ये डेफिनेशंस है, इसको हम समझते हैं थोड़ी देर में, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम मोमेंटम देखते हैं तो क्या आता है, हमें जिससे मतलब है ज्यादा। सो मोमेंटम होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज अ मोमेंटम, ठीक है। मास क्या है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, और वेलोसिटी है v वेक्टर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्लियर। सो ये बना मोमेंटम। नोट करेंगे इसको, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी किसके लिए, मास के लिए, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। अगर मैं सीजीएस यूनिट पूछ लूं तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। नोट करो जल्दी से। ओके, तो अब यहां पर कुछ चीजें हम करते हैं, ठीक है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक क्वेश्चन समझो जरा। क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉल है, ये बॉल है, इसको रिलीज कर दिया जाए और ये यहां पर गिरती है, एंड देन ये रिबाउंड करती है, गिरने के बाद रिबाउंड करती है, समझ रहे हो। सो जरा ध्यान से देखो, ये हाइट हमने कितनी ले ली, h, और यहां से बॉल को क्या किया गया है, ड्रॉप, ठीक, फ्रॉम दी हाइट h। इसका मास कितना ले लिया, m। तो ये है हमारा फ्लोर, दिस इज अ ग्राउंड। तो आपसे पूछा गया फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ऑफ द बॉल when it rebounds, when it rebounds after striking with the floor, आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द फ्लोर। सो यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया, आपको मोमेंटम का चेंज बताना है कब, जब ये स्ट्राइक करने के बाद ऊपर उठ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि मोमेंटम का चेंज अगर देखें तो ये जो बॉल नीचे गिरी, तो इसकी वेलोसिटी थी गिरते वक्त नीचे की डायरेक्शन में, और जब ये बॉल रिबाउंड करके ऊपर गई तो इसकी वेलोसिटी थी ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, बॉल गिरी v वेलोसिटी से, मान लिया, तो v वेलोसिटी से उठी। सो अगर इसका मास m है, इसका मास हमने कितना लिया है, स्मॉल m, और इसका मास ये स्मॉल m ही है दोनों, ठीक। सो ये वाला जो, ये जो स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। सो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम देखता हूं, चेंज इन मोमेंटम, सो हम चेंज इन मोमेंटम को किससे लिखते हैं, डेल्टा p से। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, समझ रहे हो। ये pf क्या है, फाइनल मोमेंटम, और pi क्या है, इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम आफ्टर द स्ट्राइकिंग क्या है, ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन को क्या लेते हैं, निगेटिव। सो ऊपर की डायरेक्शन का मोमेंटम हो गया mv पॉजिटिव में, और माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम जो कि नीचे की डायरेक्शन में था, दैट इज माइनस mv। तो यहां से कितना आ गया, 2mv, समझ रहे हो, दिस इज 2mv। तो नोट करो जरा, तो ये बॉल जो है वो ड्रॉप की गई, जब ये रिबाउंड करके ऊपर जाएगी, ठीक है, तो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड कर रही है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, 2m। अच्छा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहां से,
नाउ फॉर द वेलोसिटी v को कैसे निकालें? v को कैसे निकालेंगे? कितनी हाइट से नीचे गिराया है h, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0। तो जब ये नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है g। ठीक है, तो देखो जरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ ये गिर रहा है वो हमने मान ली कितनी v, सो v स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस h। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2gh, और वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2g। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम दैट इज 2m इंटू अंडर रूट 2gh। दिस इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। माइनस क्यों आया? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को कैसा लिया गया है नेगेटिव, और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव। सोच लो जरा ध्यान से, ये इक्वेशंस हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को साइन के साथ पुट किया जाता है। इन इक्वेशंस में पुट विथ साइन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते तो ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते, पर जनरली हम यही करते हैं। जनरली हम यही करते हैं। क्लियर है? हाइट यहाँ डिस्टेंस नहीं है, एस क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम साइन के साथ ही पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड मैं पूछता हूं कि एक बॉल है जो यहां से यहां जा रही है। ठीक है, ये स्ट्राइक करके ऐसे जाएगी। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल फाई। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से। चलो इसको भी थीटा मान लेते हैं। तो स्ट्राइक कर रही है ये इस तरफ, v मीटर पर सेकंड से आ रही है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो मुझसे पूछा गया फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो देखो क्या होगा। इस वेलोसिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो जरा ध्यान से देखें, अगर बॉल स्ट्राइक कर रही है और यहां से v मीटर पर सेकंड से रिबाउंड कर रही है। ठीक है, सो ये जो फ्लोर है और ये वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द फ्लोर है, इसको अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस बोल देता हूं और दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो वेलोसिटी है, इस बॉल की जो वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, तो ये v वेलोसिटी है। मुझे ये बताओ ये एंगल कितना हो गया? अगर ये थीटा है, ध्यान से देखो जरा, अगर ये बॉल है और ये वेलोसिटी है, दिस इज थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? दिस इज v sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? v cos थीटा। हाँ बिल्कुल, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो ये कंपोनेंट आ गया v sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ गया v cos थीटा। इसी तरीके से जब ये बॉल रिबाउंड करके यहां जा रही है तो ये भी थीटा है, तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? दिस इज v cos थीटा, ओ सॉरी v sin थीटा।
क्योंकि ये थीटा है, सॉरी, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कंपोनेंट आएगा v sin थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा थीटा एंगल की वजह से वो कितना आएगा, v cos थीटा। सो अगर हम ध्यान से देखें तो along the x डायरेक्शन, या फिर मैं ये कहूं along the फ्लोर, जिसको हम x डायरेक्शन बोल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम भी कितना है, mv sin थीटा, और फाइनल मोमेंटम भी कितना है, mv sin थीटा। तो कोई मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ। सो नेट मोमेंटम चेंज इन along x that is equal to 0, but along y, या ये कहूं along perpendicular to the floor, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, माइनस की डायरेक्शन, माइनस का mv cos थीटा। हमेशा याद रखना नीचे की डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। ऐसे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। सो फाइनल मोमेंटम कितना है यहाँ पर, प्लस का mv sin, सॉरी mv cos थीटा, प्लस का। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा along the y, 2mv cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉल इस तरीके से स्ट्राइक करती है along the फ्लोर, कोई मोमेंटम चेंज नहीं होता है, और along the perpendicular to the फ्लोर मोमेंटम चेंज होता है। अच्छे से नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने मोमेंटम के जब कंपोनेंट्स देखे तो along the x डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में था, और कितना था, v sin थीटा, और इस डायरेक्शन में अभी भी कितना है, v sin थीटा। इसका मतलब है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। अच्छे से सोच लो, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। इसका मतलब है x डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मास तो चेंज हो ही नहीं रहा। लेकिन जब y डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कितना है, नीचे की डायरेक्शन में v cos थीटा है वेलोसिटी, और जब स्ट्राइक करने के बाद ऊपर जा रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा। तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो नेगेटिव मोमेंटम, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो कितना हो जाएगा, 2mv cos थीटा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन कर लो या पूछो। अभी तो किया था हमने ये वाला क्वेश्चन, वाई डायरेक्शन में ही क्या हो रहा था, मोमेंटम चेंज। किसी को कोई डाउट तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ 5 सेकेंड्स। चल बहुत बढ़िया। ठीक, ओके। खुशी, कोई दिक्कत है तो कमेंट करो जल्दी से। माइक ऑन नहीं है, कोई बात नहीं, कमेंट्स कर सकते हो। हाँ रौनक बोलो जल्दी, कमेंट करो। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने आने चाहिए। अगर ये वेलोसिटी वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रही है, सो ये वाला एंगल कितना होगा जरा ध्यान से देखो। ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, v sin थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा। इसी तरीके से जब वेलोसिटी इस तरफ जा रही है तो ये एंगल अगर थीटा है, सो ये वाला जो 90 हो गया तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, v sin थीटा, और दिस इज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, v cos थीटा।
मोमेंटम में चेंज इसलिए नहीं आ रहा एक्स के अलोंग क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। अगर वेलोसिटी में चेंज आता तो फिर मोमेंटम में चेंज आता। ये मोमेंटम में चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस थी सरफेस, फ्रिक्शनलेस थी। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं होती तो एक फोर्स लगता और मोमेंटम चेंज कर देता, वो हम देखेंगे। चलो अब जरा देखो ध्यान से, ये था मोमेंटम की कहानी। अब आते हैं हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम पहला देखेंगे फर्स्ट लॉ। सिंपल है, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं? अ बॉडी इज a body will be continue, a body will be continue at its state of motion until an external force doesn't applied on it। सिंपल सा है। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ना दे। समझ रहे हो? तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक कोई अगर फोर्स लगा दिया तो अब इसके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि अब फोर्स लगने के कारण इस बॉडी के पास क्या आ गया है? एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है लॉज ऑफ इनर्शिया। कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और इसका स्टेटमेंट है बहुत ही सिंपल सा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with time is directly proportional, is directly proportional to the external force applied on it। ठीक है, मैथमेटिकली मैथमेटिकली अगर बात करें तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाता है? एम, या फिर ये करो, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज द dy बाय dt ऑफ मोमेंटम चेंज को क्या लिखेंगे? मोमेंटम को लिखेंगे mv। तो ये मास तो कांस्टेंट है बॉडी का, तो मास बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा? वेलोसिटी का। तो ये क्या बन जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गई हमारी एक डेफिनेशन सिंपल सी, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इक्वल टू एम ए। नोट करेंगे इसको जल्दी से। हमें डिफरेंशिएट करना है, सिंपल dp बाई dt है ना, तो p को क्या लिख लिया? मोमेंटम। अगर कोई m बॉडी, m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से जा रही है और इस पर फोर्स लग रहा है F, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? mv।
अभी ये डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल के लिए क्या याद रखो, जो बैच 3 वाले हैं बहुत जल्दी होने वाला है, तो डिफरेंशिएशन टेंशन मत लो। इंटरनल फोर्सेज एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, अभी मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीज, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना। लिखना चाहो तो लिख लो, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेज कैन प्रोवाइड द एक्सेलरेशन, इंटरनल फोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकते एक्सेलरेशन। नोट डाल के लिख लेना, इंटरनल फोर्सेस can't provide the acceleration, because they always make a equal and opposite pair, due to which resultant comes equal to zero, इसलिए इंटरनल फोर्सेस कभी भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने एक सिस्टम लिया था और इस सिस्टम में जो दो बॉल्स ली थी हमने ए और बी, तो अगर बी ने F1 फोर्स इधर लगाया है तो बी पर F1 फोर्स ये लगाएगा, कौन, ए, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये जो दोनों जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल ईच अदर, so they cannot provide the acceleration or to the system। हाँ, एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी। अभी हम न्यूटन थर्ड लॉ पे आएंगे, अभी ये बहुत ही सिंपल सी चीज, ठीक है। अब रॉकेट के केस में क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे। ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों कर रहे हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ जवाब देगी। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं एक दूसरे के कारण। अभी उसको समझते हैं। तो जरा देखो, बाय द सेकंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp by dt, एक्सटर्नल फोर्स इज dp by dt। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F एक्सटर्नल इंटू dt दैट इज इक्वल टू dp। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेट F external dot dt and that is dp, ठीक है, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये जो चीज लिखी हुई है जरा ध्यान से देखो, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब मैं एरिया अंडर फोर्स एक्सटर्नल वर्सेस टाइम ग्राफ देखूंगा, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ क्या दे देगा मुझे, गिव्स द चेंज इन मोमेंटम, इसको नोट कर लो जल्दी से। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो अगर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो फोर्स टाइम के साथ, इसका मतलब तुम फोर्स और टाइम के बीच का जो ग्राफ बना है उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हो इसकी मदद से। मोमेंटम सेम बॉडी का है, यहां पर अलग अलग बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है। एफ एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स और टाइम का अगर कोई ग्राफ दिया है तो इसका एरिया आपको क्या दे देता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी।
सिस्टम इक्विलिब्रियम कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है, डिपेंड करेगा फोर्सेस कैसे लग रहा है। अगर अनबैलेंस्ड है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और अगर बैलेंस्ड है तो इक्विलिब्रियम। इसको डन करो, आगे बढ़े। हाँ, मास ज्यादा हो तो भी, मास ज्यादा हो तो भी। अब इसी के अंदर इम्पल्स की डेफिनेशन लिख लो। इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, इम्पल्स। दिस इज नॉट अ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दिस इज अनदर टर्म, इम्पल्स। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब जरा देखो, इम्पल्स की बात करें अगर हम, so impulse is defined as the change in movement, change in momentum of the, सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन की। इम्पल्स अगर देखें तो क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम। ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या करते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देते हो, तो क्या मिल जाता है, इम्पल्स आ जाता है, समझ रहे हो। और इसी चीज को हमने क्या लिखा था, चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या लिखा था, इंटीग्रल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट dt, इंटीग्रेशन, ठीक है, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक। सिंपल सी डेफिनेशन इम्पल्स की। तो जैसे अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो बॉल थी, ये जब रिबाउंड करेगी यहां से, तो मैं आपसे ये पूछा था मैंने यहाँ पर कि इसको ड्रॉप किया है, इसकी v वेलोसिटी, और ये रिबाउंड करेगी, तो मैं ये पूछ सकता था आपसे कि इम्पल्स ऑन द बॉल बाय द फ्लोर कितना लगेगा, कितना लगेगा, तो वो आएगा सिंपल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो कि कितना आया था, 2mv, और v कितना था यहाँ पे, √2gh। ये आ गई हमारी इम्पल्स बाय द फ्लोर ऑन दी बॉल, सिंपल सा है। सेम आंसर बिल्कुल, बस चेंज इन मोमेंटम ही तो निकालना है। इम्पल्स निकालने के लिए क्या कर दो, बॉडी का मोमेंटम चेंज देख लो बस। जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सेम रहे, जरूरी नहीं है, पर क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि आइडियल कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, अभी हम बात करेंगे उनके ऊपर भी, ठीक है। फ्लोर ही तो है, अच्छा एक बात बताओ, फ्लोर ही तो देगा इसको इम्पल्स, मोमेंटम चेंज करेगा कौन, जब ये बॉल फ्लोर से टकराएगी तभी तो ऊपर जाएगी। अगर फ्लोर नहीं होता तो मोमेंटम चेंज ही नहीं होता। इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, फ्लोर करवा रहा है, यानी जो इम्पल्स लगा रहा है वो कौन कर रहा है, फ्लोर लगवा रहा है। इम्पल्स और चेंज इन डिफरेंस इन मोमेंटम में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचो, कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज लीड्स टू बैलेंस्ड सिस्टम, बैलेंस्ड फोर्सेस बनाएंगे इंटरनल फोर्सेस, ये पक्की बात है, उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होने वाला है। चलो, एम या वी दोनों में से कोई भी चेंज करेगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और मोमेंटम अगर चेंज हो गया टाइम के साथ तो फोर्स लग जाएगा उसके। चलो देखते हैं नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, काफी इंटरेस्टिंग। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, या फिर ये कहो when one body
exert a force on the second body, okay, the second body exerts equal and opposite force on the first body, इसका मतलब है अगर हम एक लाइन में बोले और लगाकर, फोर्सेस ऑलवेज act in pairs, कौन सा पेयर? इक्वल एंड अपोजिट, बट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट ऑन डिफरेंट बॉडीज। सोचो जरा ध्यान से, एग्जांपल देखते हैं। अगर ये ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है और एक आदमी जो है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, सो अगर इस पर ये एफ फोर्स लगा रहा है, द फोर्स बाय द मैन ऑन द ब्लॉक, सो इस आदमी पर भी कितना फोर्स लगेगा? एफ फोर्स लगेगा। दिस फोर्स इज फोर्स ऑन द मैन बाय द ब्लॉक, इक्वल एंड अपोजिट। अगर आदमी ने एफ फोर्स अप्लाई किया है इस ब्लॉक पर, आदमी ने अगर एफ फोर्स अप्लाई किया है इस ब्लॉक पर, तो ब्लॉक आदमी को कितना फोर्स देगा? पीछे की तरफ एफ फोर्स। तो देखो ये दोनों फोर्सेस जो है ये कैसे हैं? पेयर में है, ऑलवेज इन पेयर। बट ये वाला फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है और ये वाला फोर्स आदमी पर लग रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर, बिल्कुल सही। इंटरनल फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें, सब चीजें देखो जरा ध्यान से। मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं इस ब्लॉक और इस आदमी को एक सिस्टम मान लेता हूं, दिस इज माय सिस्टम, इफ दिस अ सिस्टम, देन ये जो आदमी जो फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पर इस तरफ, और जो ब्लॉक लगा रहा है आदमी पर इस तरफ, ये दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे? इंटरनल फोर्सेस। अगर ये सिस्टम माना गया है तो क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। अगर सिर्फ ब्लॉक को माना गया सिस्टम, अगर सिर्फ हम ब्लॉक को सिस्टम मान रहे हैं, तो ये जो आदमी फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पर, फर्स्ट केस जरा ध्यान से सुनो। फर्स्ट केस, अगर हमने आदमी और ब्लॉक दोनों को सिस्टम माना है, तो आदमी जो ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है और जो ब्लॉक आदमी पर फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गई? इसकी इंटरनल बॉडीज। ये इसकी क्या हो गई? इंटरनल बॉडीज सिस्टम की। तो ये जो फोर्सेस होंगे, ये कौन से फोर्सेस होंगे? इंटरनल फोर्सेस। लेकिन अगर मैं सिर्फ ब्लॉक को सिस्टम मान लेता हूं, if the block is system, then this force is the external force. Then this force is the external force. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, एक्शन रिएक्शन हमेशा बराबर आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर तुम एक्सेलरेशन सिस्टम का देख रहे हो, पूरे सिस्टम का, तो नेट फोर्स कितना है सिस्टम पर? 0, यानी इस सिस्टम का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर सिर्फ ब्लॉक को सिस्टम देख रहे हो, अगर सिर्फ तो ब्लॉक को सिस्टम मान रहे हो, तो ब्लॉक का एक एक्सेलरेशन होगा।
स्पेस में क्या होने वाला है, स्पेस में भी इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अभी हम बात करेंगे स्पेस में, ठीक है, कि स्पेस में कैसे मूव करता है। अगर नेट फोर्स 0 है तो स्पेस में आखिर कैसे मूव करता है, वो हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। आर्यन कहां दिक्कत आ रही है, कमेंट करो। ये ब्लॉक आदमी पर उतना ही फोर्स लगाएगा। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, सुन लो जरा ध्यान से, सुन लो, रुक जाओ। ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, या फिर ये कहो ये एक नाव है, बोट, और बोट पे एक लगा दिया तुमने ऐसा एक कर्टन, और ये एक लगाया तुमने यहाँ पर फैन, फैन लगा दिया यहाँ पर। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब ये फैन जो है वो जब एयर इसकी डायरेक्शन में ब्लो करेगा, ठीक है, जब ये इस डायरेक्शन में एयर ब्लो करेगा तो ये नाव मूव करेगी या नहीं, सोच कर देखो। ये नाव, ये बोट जो है ये मूव करेगी या नहीं, ये करेगी। और दूसरा केस ये देख लो जरा, कि अगर हम जो फैन लगा रहे हैं वो मैं इस डायरेक्शन में घुमा देता हूं, ठीक है, तो ये बोट जो है वो मूव करेगी या नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर अभी चीजें मत जाओ अर्चित, बहुत जल्दी जा रहे हो तुम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी समझ में भी नहीं आया होगा और तुम अभी पूछ रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिर्फ शब्दों के उस पर मत जाओ, शब्दों को समझो। एक बात सुनो जरा, मैंने तुमसे बोला न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्सेलरेशन कोई दे सकता है तो वो दे सकता है कौन, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ बोलती है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इस बॉडी को चलाना है तो इस बॉडी को एक्सेलरेट कराना है हमें, सो अगर ये बॉडी देखा जाए पूरा, तो मुझे ये बताओ कि ये बॉडी जो है इसमें ये दोनों जो बॉडीज है ये कौन सी बॉडीज हो गई, इंटरनल बॉडीज। एक्सटर्नल वाला भी करता हूं, ये चीज हमेशा याद रखना कि सेकंड लॉ क्या बोलती है कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 रहेगा। बिल्कुल, डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किसको मान रहे हो। अगर मैं इस पूरे बॉडी को सिस्टम मानता हूं तो ये कुछ है, और ये जो फैन है ये दोनों इसकी कैसी बॉडीज हो गई, इंटरनल बॉडीज। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये मूव नहीं करने वाली, ये मूव इसलिए नहीं करने वाली, जरा देखो ध्यान से, कि अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो देखो इस फैन ने फोर्स लगाया इस तरफ, फोर्स बाय द फैन, और ये जो फैन है इस पर इसने फोर्स लगाया इस तरफ, कर्टेन ने। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये पेयर्स में है, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स कितना मिलेगा, 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना है यहां पर, 0 है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। आर्यन ये बात समझ में आई है,
माधव, जितने लोगों को डाउट है, एक्सटर्नल वाला मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा देखना जरा ध्यान से। ये पहला केस हो गया, केस 1, ठीक है, नोट करो पहले इस चीज को। एक्सटर्नल और इंटरनल हम पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है कि तुम सिस्टम किसको ले रहे हो। एक्सटर्नल और इंटरनल डिपेंड करता है कि तुम सिस्टम किसको ले रहे हो। अगर सिस्टम इस पूरी नाव को लिया जाएगा तो ये दोनों फोर्सेस कैसे हो गए, इंटरनल। इंटरनल फोर्सेस एक्ट करता है किस पर, इंटरनल बॉडीज पर। इंटरनल बॉडीज पर ही तो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, देखो। लेकिन कर कैसे रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर कर लो आराम से, इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं केस 2 लेने जा रहा हूं, ठीक है। केस 2, यहां पर मैं फैन जो है पलट देता हूं। केस 2 को जब हमने देखा तो फैन जो है वो अब इस तरफ हवा दे रहा है, कर्टन इस तरफ है। अब हम सिस्टम अभी भी किसको मान रहे हैं, इस पूरी बोट को। ये हमारा सिस्टम है, ध्यान देखना। अगर मैं सिस्टम पर फोर्सेस देखूं, सिस्टम पर जब मैं फोर्सेस देख रहा हूं तो बाहर की जो हवा है, बाहर की जो हवा है, एयर, एटमॉस्फेयर की जो हवा है, ठीक है, उस पर कौन फोर्स लगाएगा, फैन लगाएगा। एयर, तो फैन पर कौन फोर्स लगाएगा, ये जो एयर बाहर से आ रही है ये इस फैन पर फोर्स लगाएगी बाय द एयर। क्लियर, क्योंकि एयर पर भी जो फोर्स लगेगा वो बाय द फैन लगेगा। सोच कर देखो। और ये जो कर्टेन है इस पर इस तरफ फोर्स लगेगा बाय द एयर। सोच लो अच्छे से। सो अगर अब हम देखें तो नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स आ गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सटर्नल फोर्स लगा कौन रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल बॉडी। जो बाहर वाली हवा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स दे देगी इसको, और अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। सोच लो। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा ये नाव मूव नहीं करने वाली। ठीक है, तो कर्टेन नहीं लगाओगे तब भी चलेगी ये, कर्टेन नहीं लगाओगे तब भी चलेगी क्योंकि फैन पर फोर्स लगेगा। अगर बाहर वाली को प्योर सिस्टम मान लोगे पूरा, तो फिर तो ये सिस्टम जो है वो कभी मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने अब पूरे को सिस्टम ले लिया, एयर वगैरह सबको। तो फिर तो पूरा एटमॉस्फेयर इंक्लूड हो गया सिस्टम में। अच्छा ये बताओ जरा, जैसे अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो देखो जरा ध्यान से सोचो। कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। सम कॉमन फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स, सम कॉमन फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स या फिर एनएलएम। देखो कुछ चीजें अभी फिलहाल तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीजें डाउटफुल है, पर क्वेश्चंस जैसे जैसे हम करते जाएंगे, ठीक है,
तो वो क्लियर होती जाएंगी, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना। अब जरा देखो ध्यान से, पहला जो कॉमन फोर्स है दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स at always perpendicular to the surface always act perpendicular to the surface, okay, the surfaces when they come in contact, when they come in contact। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, कहां पर रखा हुआ है, फ्लोर पर, दिस इज अ फ्लोर एंड दिस इज अ एम मास बॉडी। ठीक है, सो अगर हम इस एम मास को देखें, तो एम मास पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ mg लगेगा, तो ये mg जब नीचे लग रहा था तो ये नीचे ही जाना चाहिए था, लेकिन इसको नीचे नहीं जाने देगा कौन, फ्लोर नहीं जाने देगा। फ्लोर कौन सा फोर्स लगा देगा, नॉर्मल फोर्स। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये देखो जरा कैसा लगा यहाँ, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो सरफेसेस होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन तब लगता है जब दो सरफेस आपस में कैसे होंगे, कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सरफेस, सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड फ्लोर, किसमें है, कांटेक्ट में है। सो कांटेक्ट में क्या लगने लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जरा ये नोट करो जल्दी से। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे थोड़ी देर में, पहले ये डन करो। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम बात करें, ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, दिस इज एम, दिस इज स्मॉल एम, और यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो देखो यहां पर अगर हम फोर्सेस देखें तो देखो ये फ्लोर है, दिस इज अ फ्लोर। सो कैपिटल एम मास और स्मॉल एम मास, इनको देखोगे और इनका डायग्राम बनाओगे तो फोर्सेस एक तो इस पर लग रहा है एफ इस तरफ, एक लग रहा है इस पर एम जी, और एक इस सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैं N1 नाम दे रहा हूं। ठीक, अच्छा, अब ये दोनों सरफेसेस भी क्या है, आपस में कांटेक्ट में। तो ये देखो जरा, ये M इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाने के लिए कौन ले जाएगा इसको इस तरफ, ये कैपिटल एम इस स्मॉल एम पर फोर्स लगाएगा, कौन सा वाला, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये किसने लगाया, ये लगाया बाय द कैपिटल एम। सो अगर कैपिटल एम ने इस पर लगाया है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पर भी क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये कौन लगाएगा, बाय द स्मॉल एम। सोच लो अच्छे से, और इस पर एक और फोर्स लगेगा दैट इज mg, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड, जिसको हम N2 नाम दे रहे हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ वाले,
प्रशांत क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? नेट कनेक्शन चेक करो। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। इस स्मॉल एम पर कौन लगाएगा फोर्स? कैपिटल एम। तो ये स्मॉल एम इस पर कितना लगाएगा? इस तरफ कैपिटल एम। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ की मदद से। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ की मदद से। इसको सिस्टम माने, अगर इस पूरे को सिस्टम मान लेते हो, जरा ध्यान से देखना, अगर हम पूरे को सिस्टम मान ले, इफ वी कंसीडर दिस एज अ सिस्टम, अगर हम इसको एक सिस्टम मान लें, तो ये वाले जो नॉर्मल फोर्सेस हैं, समझ रहे हो, ये वाले जो नॉर्मल फोर्सेस हैं, एक दूसरे के जो नॉर्मल फोर्सेस हैं, ये कैसे हो जाएंगे? इंटरनल। ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। और ये कौन सा फोर्स होगा? एफ वाला, दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल। ये वाला जो N2 है, ये भी कैसा है? एक्सटर्नल। ये mg जो है, ये भी कैसा है? एक्सटर्नल। और ये वाला mg भी कैसा है? एक्सटर्नल। सोच कर देखो, क्योंकि ये फ्लोर लगा रहा है, ये फ्लोर लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है, और ये एक आदमी लगा रहा है। तो ये तीनों जो चारों फोर्सेस जो हैं, ये एक्सटर्नल बॉडीज लगा रही हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शंस थे आपस वाले, ये इंटरनल हो जाएंगे। ये दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे? इंटरनल। हाँ, ये मूव करेगा बिल्कुल। फ्लोर सिस्टम नहीं है, फ्लोर को सिस्टम नहीं लिया गया है, ब्लॉक्स को सिस्टम लिया गया है, सिर्फ ब्लॉक्स को। चलो देखो सर, हाँ, एन इंटरनल हो जाएगा अगर ब्लॉक्स को सिस्टम लेंगे तो। फोर्स सिस्टम में नहीं है, फोर्स बाहर से कोई लगा रहा है, फोर्स जो है कोई बाहर से लगा रहा है। पूछो जरा क्वेश्चंस। ठीक है, जब हम इन दोनों को सिस्टम लेंगे तो ये फोर्सेस जो हैं, ये इंटरनल बन जाएंगे। लेकिन ये बाहर से लग रहा है, फ्लोर से लग रहा है, फ्लोर से लग रहा है, ये अर्थ लगा रही है, ये अर्थ लगा रही है। तो ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? एक्सटर्नल। लेकिन ये नॉर्मल फोर्सेस कैसे हो जाएंगे? इंटरनल, अगर हम ब्लॉक्स को सिस्टम लेते हैं तो। अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों हुआ है? क्योंकि अगर हम दो सरफेसेस लेते हैं, दो सरफेसेस, तो इस सरफेस के पास भी एटम है, इस सरफेस के पास भी एटम है, और एटम के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड्स होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इस चीज को ज्यादा डिटेल में मत जाना, बस ये समझना कि दो एटम्स को कभी भी पूरी तरीके से कांटेक्ट में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो हम बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह सब आराम से देखेंगे बहुत बाद में। पर अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं सपोज, और ये मैंने एक रखा कैपिटल एम, ये रखा स्मॉल एम, ठीक है, ये है फ्लोर, या फ्लोर क्या कह लो, या अर्थ कह लो। ठीक है, अर्थ पे रखा हुआ है ये। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं फोर्सेस बना रहा हूं यहां पर, सो ध्यान से देखना, स्मॉल एम पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे?
एक नॉर्मल फोर्स जो कौन लगाएगा, बाय द कैपिटल एम। एक लगेगा mg फोर्स, ये कौन लगा रहा है, बाय द अर्थ। और ये कौन लगा रहा है, कैपिटल एफ। चलो कैपिटल एफ को अभी छोड़ दो, ये कोई बाहर से लगाता, लेकिन अभी हमने नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा, कैपिटल एम पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? अगर ये एम इस कैपिटल एम ने लगाया था इस पर, तो फिर ये एम इस कैपिटल एम पे कहां लगाएगा, नीचे की तरफ। ये कौन लगा रहा है, बाय द स्मॉल एम। अच्छा, ये एम जी कौन लगाएगा, मतलब इस पर एक एम जी लगेगा, ग्रेविटी लगाएगी। और ये जो सरफेस पर रखा हुआ है, दैट इज नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है। ये कौन लगा रहा है, बाय द अर्थ। एम जी किसने लगाया, बाय द अर्थ। इसने भी किस पर लगाया, बाय द अर्थ पर। अच्छा, अब अर्थ को देख लो जरा ध्यान से। ये जो अर्थ है, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? ये एम जी किसने लगाया, अर्थ ने, तो एम जी इस पर भी लगेगा। ये कौन लगाएगा, बाय द स्मॉल एम, ठीक है। ये एम जी किसने लगाया, अर्थ ने, तो इस पर भी एक लगेगा, बाय द कैपिटल एम। ये एम जी जो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड है, ये किसने लगाया, अर्थ ने, सो अर्थ पर एक नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड भी लगेगा। ये कौन लगाएगा, बाय द कैपिटल एम, नीचे की डायरेक्शन। ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जरा ध्यान से देख लो। ये एम जी किसने लगाया था, बाय द अर्थ। अब मैं आपका ध्यान यहाँ फोकस करना चाहता हूं, जरा देखो ध्यान से। इस नॉर्मल का इस नॉर्मल के साथ क्या हो गया, इस कैपिटल एम पर एक अर्थ लगाएगी ऊपर की तरफ, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, नहीं तो ये नीचे ही चले जाएगा। एक एम जी लगेगा इस पर, और एक स्मॉल एम जो है वो नॉर्मल लगाएगा नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर कहां लगा था, ऊपर की डायरेक्शन। सोच लो। ठीक है, अब जरा देखो, इन दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, इन दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, इन दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, और इन दोनों का भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। यानी सारे फोर्सेस जो हमने देखे, कभी भी कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होगा जो एक्शन रिएक्शन पेयर ना बनाए। समझ रहे हो इस चीज को? अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। सोच लो अच्छे से। इस स्मॉल एम पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक एम जी लगाएगा, ग्रेविटी खींचेगी, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल एम इसको रोक लेगा। कौन सा फोर्स लगा के, कैपिटल एम। तो जब कैपिटल एम ने स्मॉल एम पर कैपिटल एन लगाया ऊपर की तरफ, तो इस कैपिटल एम पे कहां लगेगा, नीचे की तरफ। कौन लगाएगा, कैपिटल स्मॉल एम, ठीक। इस पर एक एम जी फोर्स लगेगा। एक्शन रिएक्शन वाला देखो जरा, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एनजी और ये एनजी, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये कैपिटल एमजी और ये कैपिटल एमजी, एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये भी, हाँ, ये फ्रिक्शनलेस है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। और फ्रिक्शन भी होता तो ये चल थोड़ी रहा है, तो कोई फोर्स थोड़ी जनरेट होता। याद रखना, अगर सरफेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो वो फ्रिक्शनलेस ही होगा, वरना बता दिया जाएगा आपको फ्रिक्शन के बारे में। सो यहां से हमने देखा कि सारे फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। क्लियर? अब देखो सेकंड, सेकंड जो है दैट इज अ टेंशन फोर्स, या चलो टेंशन फोर्स अभी रहने दो। एग्जांपल देखो तुम, दिस इज एंगल थीटा,
और एक ब्लॉक रख दिया है हमने इंक्लाइंड प्लेन पर, समझ रहे हो, दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज अ ग्राउंड। यहाँ एक ब्लॉक रख दिया है कैपिटल एम मास का। तो अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो ये कैपिटल एम इसके कांटेक्ट में है, तो इस पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कैसा लगेगा, देखो परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका जो मास है m, उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा mg। ठीक है, तो ये जो कैपिटल M रखा गया है यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर, तो इस पर एक तो mg लग रहा है, जो कि हमेशा कैसा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस तरीके से। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो यहाँ कितना आएगा, mg cos थीटा, और इस तरफ कितना आएगा, mg sin। सोच लो अच्छे से, ठीक है। यानी ये ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये ब्लॉक इस तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और इस तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन अगर हम देखें, ठीक है, सो फॉर द एक्सेलरेशन along the inclined plane, along the inclined plane, so यहां से हम सेकेंड लॉ लगाएंगे, F external that is equal to mass into acceleration by the second law. So external force कितना है along the inclined plane, mg sin theta, and that is equal to mass into acceleration. इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लिया है, a, तो a कितना आ गया यहां से, g sin theta। सोच लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ये इस तरफ ही जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है जिसको हमने माना है, लेट इट बी, लेट द एक्सेलरेशन a, ठीक है। चलो, तो जो चीजें आज पढ़ी हैं, खुशी इस तरफ ही तो जाएगा ये ब्लॉक। सोचो ना जरा, कि जब तुम इंक्लाइंड प्लेन पे एक स्लाइड पे जब तुम स्लाइड करते हो, तो नीचे की तरफ ही तो जाते हो, स्पीड बढ़ती चले जाती है। हाँ, और mg वाला कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो जब हम वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन टू द प्लेन, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के। इस चीज को मैं दोबारा देखूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल के लिए यही रखते हैं हम। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ रहे हो। इस चीज को हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, तब एकदम दिमाग में जो है वो बेहतरीन तरीके से बैठेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल इतना ही रिवीजन करो, ठीक है। और बाकी सारी